Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. I welcome you to my YouTube channel, Engineer Majid Amin, and I am a lecturer of Physics and Mathematics at Quality Coaching Academy, Peshawar, Pakistan. आज हम डिस्कस करेंगे MCQs इस चैप्टर के वर्क एंड एनर्जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट फिजिक्स का ये चैप्टर है, KPK में ये चैप्टर नंबर 4 है, किसी और बोर्ड में ये डिफरेंट हो सकता है, मगर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है। नो नीड कि आप नंबर मेंशन करें, मगर ये चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का। तो लेट्स बिगिन और डिस्कशन। MCQ नंबर फर्स्ट, यू पुश अ हेवी क्रेट डाउन अ रैंप। रैंप मींस एक स्लूपी सरफेस जो दो लेवल्स को कनेक्ट करे। जिस तरह ये एक अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, उन दोनों के दरमियान में एक स्लूपी सरफेस है। इस तरह आप सीढ़ियों वगैरह पे आप ऊपर जाते हैं तो ये बिल्कुल एक रैंप है। तो यू पुश अ हेवी क्रेट डाउन अ रैंप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली 4 फोर्सेस एक्ट ऑन द क्रेट, व्हिच फोर्स डज द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ऑन द क्रेट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, द फोर्स यू पुश, द फोर्स व्हिच यू अप्लाई। तो ये एक हेवी क्रेट है, भारी सा, और ये आप फॉर एग्जांपल आप हैं या कोई लेबर है, जो भी है, एक बंदा है, ये इस पर फोर्स से भी इसको धक्का दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इस बंदे की जगह अगर ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अगर मैं शो कर दूं तो इट विल बी मच बेटर। ये वो अप्लाइड फोर्स है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अप्लाइड फोर्स बाय द पर्सन। ओके, अब इसने लिखा है स्टूडेंट्स के द क्रेट इज मूविंग डाउन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस के वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मींस के चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स भी जीरो है। न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट इफ a net force acts on a body, acceleration will be produced in the body in the direction of the net force, which is directly proportional to the magnitude and inversely proportional to mass. So velocity is constant, means acceleration is zero, means net force is zero. एक बात तो ये कंफर्म है। ओके, ऑन द क्रेट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो फोर्स है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स इसका क्या है? वेट। वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, ये वेट है। ठीक है, और नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन है इस सरफेस का इस बॉडी पर, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिंग द मोशन। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि फोर्स विल बी अपोजिंग इट। तो फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मगर यहां पे शो करना या फिर यहां पे शो करना एक ही चीज है, मैटर नहीं करता, ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स जब आप किस तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड जिसमें मल्टीपल फोर्सेस हो, तो इसके लिए पहले आप स्टडी करने के लिए आप बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई फ्रेम। अब फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेट्स से एक्स एक्सेस हुआ, और ये हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हमारा वाई एक्सेस हुआ। मैटर नहीं करता, इसको आप वाई कहें, इसको आप एक्स कहें, मैटर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। मगर इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि अब ये फोर्स इलांग एक्स और वाई नहीं है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, ये वेट। तो स्टूडेंट्स फिर आप इसको कोई भी फोर्स जो किसी एंगल पे हो एक्स और वाई एक्सिस को, तो आप उसको रिजॉल्व करते हैं। तो अब आप इसको रिजॉल्व करें इसके और इस डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा, ये वाला इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट बनेगा, जिसको आप ये इस डायरेक्शन में, तो इसको आप कहेंगे डब्ल्यू वाई। और एक इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये बनेगा, ये इसका एक कंपोनेंट हुआ, ये दूसरा कंपोनेंट हुआ, ये फिर इसका हुआ रिजल्टेंट। तो ये चूंकि इस एक्स डायरेक्शन में, चलिए इसको आपने एक्स एक्सेस कहा, ये वाई एक्सेस है, तो ये आपका हुआ डियर स्टूडेंट्स डब्ल्यू एक्स। इस एंगल को मैंने थीटा कहा। अब स्टूडेंट्स नेट फोर्स इज जीरो मेंशन है, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल और ये डब्ल्यू एक्स एक दूसरे को कैंसल करेंगे, दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन तो है, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो।
मगर फिर भी इसको इसमें जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू एक्स और नॉर्मल ये कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वर्क के लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब अगर मैं इसकी बात करूं डब्ल्यू एक्स की डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डब्ल्यू एक्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल यू कैन सी, displacement is in this direction, wx is this, you can see angle of 90 degree और cos 90 बराबर है 0 के, ये जो भी हो 0 हो जाएगा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर मैं ये नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल फोर्स अगर नॉर्मल हो तब भी एंगल 90 है, तो ये दोनों तो वर्क नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। अब ये और ये वर्क कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एफ और डब्ल्यू वाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, डब्ल्यू वाई और एफ इसको पैरेलल हैं, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये, और स्टूडेंट्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मींस नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब ये कि ये अकेले इन दोनों के सम के बराबर है। एफ प्लस डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इन दोनों के जमा के बराबर है, तो ये दोनों कंबाइनली जितना वर्क करेंगे फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स अकेले उतना वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स अगर 4 है, ये अगर 2 है, तो ये फिर आपका 6 होगा। वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड की। ऑफ कोर्स डायरेक्शन में तो अपोजिट है, तो अगर ये यहाँ पे डायरेक्शन की बात करता तो एक फिर पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव होता, मगर यहां पे ही इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो ये फोर्स अकेले इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अगर ये फोर्स 4 है, ये फोर्स अगर 2 है, डब्ल्यू वाई विच इज डब्ल्यू साइन थीटा, नो नीड, ये दोनों जमा होके ये इसके बराबर होगा। अगर नहीं होगा, अगर ये इन दोनों से कम हो तो फिर तो देयर इज सम नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फिर बॉडी विल एक्सेलरेट, और इसने यहां पे लिखा है कि नो एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी, लिहाजा ये फोर्स मैग्नीट्यूड में इन दोनों के सम के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट तो सबके लिए सेम है, ये डिस्प्लेसमेंट तो सबके लिए सेम है, डिस्प्लेसमेंट एफ के लिए और डब्ल्यू वाई के लिए और इस एफ के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो फिर जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा वर्क करेगा। सिंपल बात यह कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 एंगल बना रहा है, जो कि यहां पे 180 आप पुट करेंगे cos 180 माइनस आ जाएगा, तो इट्स ओके, माइनस को तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं विच इज पॉजिटिव, हमने इस नंबर को देखना है। तो ये फोर्स बाकी जो दोनों होंगे उसके लिए होगा डियर स्टूडेंट्स एफ डी, और इसके लिए होगा डब्ल्यू वाई डी। अच्छा, ये दोनों अब ये इन दोनों के सम के बराबर है, तो लिहाजा द मैक्सिमम वर्क इज डन बिकॉज द फोर्स इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट तो सबके लिए सेम है, फ्रिक्शन इन दोनों के जमा के बराबर है, तो सबसे मैग्नीट्यूड में किसका वर्क ज्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर वो यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये अगर कल एमसीक्यू में आ जाए कि यू पुश हीट डाउन ये रटा चेक करने के लिए अगर वो कहे कि फॉर एग्जांपल के द वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज डैश, तो कांस्टेंट वेलोसिटी डायरेक्शन इज 0, नेट फोर्स इज 0, तो नेट फोर्स अगर 0 तो वर्क डन विल बी 0 बाय द नेट फोर्स। Okay, students, MCQ number 2. The force constant of a wire is K and that of another wire is 3K when both are stretched to the same distance. The work done are W1 and W2. तो फिर रिलेशन क्या है दोनों में? अच्छा स्टूडेंट्स, फोर्स कांस्टेंट जिस तरह होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये एक स्प्रिंग है, इसको आप किसी को आप अगर मैं कंप्रेस करूंगा या मैं इलांगेट करूंगा तो बाद स्प्रिंग थोड़ी सी मुश्किल से वो कंप्रेस हो जाएंगे, हम बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग है, वी से कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज ग्रेटर, और बाद स्प्रिंग आसानी से कंप्रेस या इलांगेट हो जाएंगे तो वी से कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज लो। इसी तरह वायर में भी है, बाज वायर आप देखें ये एक वायर है, फॉर एग्जांपल ये इसको अगर मैं खींच दूं तो अगर ये कॉपर का हो तो ये इसका बिहेवियर कुछ और होगा, और अगर ये फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का हो कुछ और होगा, स्टील का हो कुछ और होगा, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे उसके मुकाबले में रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, और यहाँ पे इसका बी के है फोर्स कांस्टेंट। ये असल में हुक्स लॉ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ज्यादा डिस्प्लेस करने के लिए आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर आप हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, और वायर में फोर्स कांस्टेंट।
स्टूडेंट्स अब वर्क डन ऑन अ वायर हु स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, उसके लिए फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। मेडिकल वाले फार्मूला याद करें, ये कहां से आया, इस एमसीक्यू के बाद मैं इसका प्रूफ कर दूंगा, मगर वो बंदे समझेंगे जिनको इंटीग्रेशन आता हो सेकंड ईयर मैथ्स में है, तो आप फिर प्रूफ आप देख लेंगे। अच्छा, एक इसका है अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दूसरे का 3 के है, तो उसका वर्क डन क्या होगा, हाफ के 3 के, 3 आप बाहर करेंगे, ये क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ के एक्स स्क्वायर आपका है W1। सिंपल, एक का है के, दूसरे का है 3 के, दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये आपका है W2 इज इक्वल टू 3W1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आप इस फार्मूले का प्रूफ देखें, ये फार्मूला आया कहां से। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अब अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ कंट्री पाकिस्तान जिसमें आप मेडिकल में है तो आप उर्दू और स्टडी कंपलसरी और मैथ्स नहीं है, मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके मुकाबले में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक फॉर एग्जांपल ये कोई सपोर्ट है, इससे हमने, ये एक वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमने इसको हैंग किया, इसकी ओरिजिनल कोई लेंथ है L, ये इसकी लेंथ है, इस पर हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, तो ये वायर थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई, ये वायर यहाँ तक आ गई, ठीक है, इसमें इजाफा हुआ लंबाई में, थोड़ा सा ये वायर नीचे चल, ये जितना इजाफा हुआ इसको हम बोलते हैं डेल्टा L या इसको हम बोलते हैं X, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ये इजाफा जितना हुआ। फिर एक टॉपिक है स्ट्रेस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, वो बराबर है फोर्स डिवाइडेड बाय, ये जितनी फोर्स आपने अप्लाई की डिवाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला हमने फोर्स अप्लाई की, फोर्स डिवाइड बाय दिस एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स से एप्सिलॉन से, वो है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ या x बाय l। और एक टॉपिक है यंग मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस आपका है फोर्स बाय एरिया, ये आपका है x बाय l, उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो yx बाय l इज इक्वल टू f बाय a, तो फोर्स आ जाएगी YAX बाई एल, ये आप अपने पास कम से कम याद रखें, YAX बाई एल, ठीक है, और एक इससे पहले वो वाला F इज इक्वल टू KX। अच्छा, इसको अब मैं मिटा दूं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे ये तो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, दिस फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज FD का, ये तो वेरिएबल फोर्स है। मतलब एक फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंग लें, उस स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो पहले 1 इंच आसानी से वो कंप्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन, अब लेट्स से पहले 1 इंच के लिए आपने 10 इंच अप्लाई की फोर्स 10 न्यूटन, नेक्स्ट 1 इंच के लिए आप 10 न्यूटन फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे बल्कि आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे। आप जरा इमेजिन करिए, आप उसको आप दबा रहे हैं स्प्रिंग को, तो पहले थोड़ा सा आसानी से हुआ 1 इंच कंप्रेस, नेक्स्ट 1 इंच कंप्रेस करने के लिए यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स कंपेयर, इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म फोर्स, नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। और सेम इज द स्टोरी फॉर द वायर, वायर में भी यही स्टोरी है, अगर आप इसको खींचेंगे तो पहले 1 इंच के लिए फोर्स कुछ और, नेक्स्ट 1 इंच के लिए फोर्स कुछ और, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। और फोर्स अगर वेरिएबल हो तो वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है समेशन से, जिसको हम सेकंड में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये x है आपका, तो वर्क डन dw, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल वर्क, स्मॉल वर्क, इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक छोटी सी पोर्शन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द होल डोमेन। सेकंड ईयर की टर्मिनोलॉजी है, आपका इसके साथ कोई काम नहीं है, आप सिंपल एमसीक्यू नंबर 2 का फार्मूला याद करें और डायरेक्ट आप एमसीक्यू करें अपना। अब वर्क डन डियर स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेट आप करें, शाबाश, वर्क डन dw f dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम बोलते हैं, इंटीग्रेट करें। अगर x आपका 0 हो, x आपका अगर 0 हो तो वर्क डन इज 0, और आप इसको x डिस्प्लेसमेंट अगर आपने इसको स्ट्रेच किया तो उस लिहाज से वर्क पर होगा वर्क, x डिस्प्लेसमेंट के लिए द अमाउंट ऑफ वर्क विल बी w। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू w इज w, इंटीग्रेशन 0 टू w, ये है फोर्स बाहर जाएगा स्टूडेंट्स,
फोर्स की वैल्यू आप लगाएं, वाई ए एक्स बाई एल, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेरिएबल, डी एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स। अब वाई ए और एल ये कांस्टेंट्स हैं, तो वाई ए और एल ये बाहर गए, 0 टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक हो स्टूडेंट्स, और ये आप इसमें पुटिंग करेंगे तो ये जो डब्ल्यू आ जाएगा। सही है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क डन किसके बराबर हुआ, वाई ए बाई एल, ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू एक्स। अब अपर लिमिट पहले आप पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2 एल। अच्छा, वाई ए 1/2 आप बाहर करें, वाई ए एक्स बाई एल और एक्स हमने सेपरेट किया, क्यों, बिकॉज वाई ए एक्स बाई एल ये बराबर है फोर्स के, ये बराबर है फोर्स के, और फोर्स फिर बराबर है के एक्स के, तो ये इसका हुआ प्रूफ। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं एफ डॉट डी से, एफ डी का थीटा से। फोर्स अगर वेरिएबल तो इंटीग्रेशन, जिसको आप लोग जान छुड़ाने के लिए मेडिकल वाले बोलते हैं समेशन, असल में तो ये इंटीग्रेशन। तो ये फार्मूला तो खैर आपके लिए जरूरत नहीं है, आप सिंपल फार्मूला याद करें और आप सिंपल एमसीक्यू करें। ठीक हुआ, लेट्स स्विच ओवर टू एमसीक्यू नंबर 3। Students, in MCQ number 3, escape velocity on the surface of Earth is 11.2 kilometer per second. If the mass of the Earth increases to twice its value and the radius of Earth becomes half, the escape velocity is this. Today, students, escape velocity के लिए you have this simple formula 2gm divided by r. ये फार्मूला कोई भी प्लेनेट अगर हो, अर्थ की वो बात कर रहा है, तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ऑफ कोर्स। सही है। तो ही सेज, अब सेकंड न्यू कंडीशन के लिए he says कि अगर if the mass of the earth increases to twice, यानी ये 2me हो जाए, और radius of earth ये हाफ हो जाए, re/2। ठीक हुआ, ओके। ये 2g, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4me/re। अब ये जो उनके स्क्वायर रूट में है, ये 4 स्क्वायर रूट समेत बाहर हम लिखेंगे, 2gme। बेसिक मैथमेटिक्स तो आप सबको आना चाहिए। यह जाएगा 2, और ये है स्केप वेलोसिटी ओरिजिनल वी स्केप, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है ये स्टूडेंट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो यह जाएगा 22.4, राइट स्टूडेंट्स, किलोमीटर पर सेकंड 22.4। ऑप्शन नंबर सी, स्टेप फॉरवर्ड एमसीक्यू। सिंपल, आपको फार्मूला याद हो, उसमें आप इसको डबल करें, इसको आप हाफ करें, फिर आप वो नंबर बाहर निकालें ताकि ये टर्म इसमें आ जाए, ये टर्म। ठीक है, okay students, MCQ number 4 and 5, they are straightforward. Example of non-conservative force is gravitational force. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है इसमें जिसका वर्क डन अलोंग अ पाथ इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। फॉर एग्जांपल ए से बी तक अगर मैं ए से जाऊं या फिर ए से और ए से जाऊं, तो इसमें और इसमें वर्क डन सेम रहेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो। और अगर वो पाथ पे डिपेंड करें तो वो पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ये रियली सॉरी फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप ऐसे जाएंगे शॉर्टकट में तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, और आप ऐसे जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगी, तो उसका वर्क डन भी फिर लेंथी पार्ट में, लॉन्गर पार्ट में वर्क डन ज्यादा होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है इन दोनों में, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। सॉरी, ये तो मेरे माइंड किसी और तरफ था। ओके डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4 and 5। MCQ नंबर 4, एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफिनीशन स्टूडेंट्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स जिसमें वर्क डन अलोंग द पाथ वो डिपेंड करे पाथ पर, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर पाथ पर डिपेंड ना करे तो वो फिर कंजर्वेटिव। जिस तरह आप बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी तो सिंपल डिफिनीशन है, नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। पाथ में फ्रिक्शनल फोर्स ए से बी तक जाते हुए, अब अगर आप शॉर्टकट में जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कम अप्लाई होगी, जाहिर है। अगर आप ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे, ये मार्कर ऐसे जाएगा फिर, तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ज़्यादा वर्क डन, तो मीन्स ये पाथ पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा मैंने आपको इशारे में बता दिया। स्टूडेंट्स, इफ
speed of your car is doubled by what factor does kinetic energy increase does आ गया सिंबल increase। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के, बड़ा सिंपल इससे सिंपल एमसीक्यू पास इफ द स्पीड इज डबल, तो स्पीड को आप क्या करें, स्पीड न्यू काइनेटिक एनर्जी, हाफ स्पीड को आप डबल करेंगे, स्क्वायर अप्लाई होगा, यह जाएगा 4v स्क्वायर, ये 4 बाहर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, तो 4 टाइम्स पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो फिर 40 जूल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, एमसीक्यू नंबर 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू डैश, हार्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर। तो डियर स्टूडेंट्स पावर डिफिनीशन है 746 वाट, 746 वाट्स को हम 1 हार्स पावर 1 एचपी बोलते हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 7, वर्क इज नेगेटिव व्हेन एफ एंड डी आर डैश। असल में स्टूडेंट्स वर्क के लिए क्या फार्मूला है, एफ डी कास थीटा। तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब एंगल 90 से ज्यादा और 180 के दरमियान में हो, चाहे एंगल 120 हो। फॉर एग्जांपल एंगल अगर लेट्स से फोर्स 10 है, फोर्स 5 है, डिस्प्लेसमेंट 2 है, और कास थीटा 120 है। तो अब स्टूडेंट्स कास 120 बराबर है -1/2 के, तो ये -5 जूल हुआ। तो ये असल में ये है कि एंगल बिटवीन 90 और 180 हो, मगर अब इसने लिखा है कि पैरेलल वो तो जीरो, एंगल अगर जीरो हो तो नो, एंगल अगर जीरो हो तो फिर तो मैक्सिमम वर्क होगा पॉजिटिव। इंटी पैरेलल, अब परपेंडिकुलर एंगल अगर 90 हो फिर तो वर्क डन विल बी जीरो। तब इंटी पैरेलल तो एंगल 180 है। इसका ये कुछ असल में ऐसा है कि इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन विल बी नेगेटिव, इन तीनों में। तो ये फिर ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव वो तो फिर जब एंगल 90, अब एंगल अगर 120 हो तो दे आर नॉट इंटी पैरेलल। इंटी पैरेलल मींस एंगल 180, काज 180 बराबर होता है -1 के। तो ये असल में स्टेटमेंट इस तरह होनी चाहिए थी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन इज नेगेटिव। ये तो आपने लिखा है कि वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव, मैंने तो थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज लिखा। ओके इट्स ओके, ये है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो इंटी पैरेलल बिकॉज इंटी पैरेलल एंगल इज 180, काज 180 इज -1। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 8, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 having equal momentum, their kinetic energy m1 and m2 are in the ratio। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। ये तो रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी, वी नीड अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो उसके लिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने इसको मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड बाय एम किया, एम से मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड किया, ठीक है। अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर एम वी होल स्क्वायर, और एम वी फिर बराबर है स्टूडेंट्स मोमेंटम के। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान में ये रिलेशन आपको मस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाई 2। अब ये अब हमारा 2-3 एमसीक्यू में काम आएगा। नंबर 1, अब इट सेज के टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2 हैव इक्वल मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द फर्स्ट विल बी इक्वल टू p1 स्क्वायर बाई 2m1, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड बॉडी p2 स्क्वायर बाई 2m2, मगर गिवन इज दे हैव इक्वल मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए 1 और 2 आप नहीं इस्तेमाल करेंगे बिकॉज पी सेम। और काइनेटिक एनर्जी एक को E1 कहा, दूसरी के काइनेटिक एनर्जी को E2 कहा। रेशो उसने हमसे मांगा है कि व्हाट विल बी द रेशो। तो E1 डिवाइड बाई E2, रेशो हम मालूम करते हैं डिवीजन से, p स्क्वायर बाई 2m1, p स्क्वायर बाई 2m2, ये ऊपर जाएगा p स्क्वायर बाई 2m1, ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा 2m2 बाई p स्क्वायर, कैंसल 2 कैंसल, तो m2 डिवाइडेड बाई m1, m2 रेशो m1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 9, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाई व्हेन ग्रेविटी क्लाउड्स रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ऑप्शन देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ग्रेविटी विंड क्लाउड का इसके साथ क्या काम। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% डिवाइड बाय 100,
सर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स 25%, इसकी जगह आप ऑटोमेटिकली हमेशा आप लिखेंगे 1/100, 50%, 50 डिवाइड बाई 100 सेंट अमेरिकन करेंसी है, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनिशियली अगर मोमेंटम फॉर एग्जांपल पी है, फॉर एग्जांपल मोमेंटम आपका इनिशियली पी है और उसमें 20% इजाफा हुआ, मोमेंटम पी था, अब पी का 20% क्या है, इनिशियल, तो ये है मोमेंटम की वैल्यू। अब इसमें इंक्रीज कितना हुआ, गिवन है कि 20%, 20% ऑफ पी कितना है, तो 20% की जगह आप लिखेंगे 1/100। डियर स्टूडेंट से आ जाएगा कैंसिल होके 1/5, 1/5 बराबर है 0.2 के। ठीक है, इतना इसमें इजाफा हुआ, मेरे पास 100 रुपीज हैं और 20 इसमें इजाफा हुआ, तो फाइनली कितना अमाउंट है, इनिशियली 100 था, 20 इजाफा हुआ, तो 100 इनिशियली था, 20 में से ऐड करेंगे तो 120 इज द फाइनल अमाउंट। तो ये मोमेंटम इतना है, इतना इसमें इंक्रीज आया, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, ये इसके साथ जमा करेंगे, फाइनल मोमेंटम P प्लस 0.2 P, यह आ जाएगा 1.2 P, ये आपका है फाइनल मोमेंटम, ये आपका है इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम P है, फाइनल मोमेंटम है 1.2 P। तो इट सेज के द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जरा लिखें काइनेटिक एनर्जी, अभी प्रीवियस एमसीक्यू में आपने ये डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी बराबर है इनिशियली तो P है, ठीक है, P²/2m। अब फाइनली ये इनिशियल है, फाइनली 1.2 P²/2m, 1.2 अगर आप स्क्वायर करेंगे, 1.2 ज़रा 1.2 4, 2 2 1 4 4, 1.44, 1.44, ये 1.44 P²/2m। अब P²/2m, ये P²/2m, इसकी जगह आप लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1.44 टाइम्स है। तो अब आप सपोज करें थोड़ा सा कि आपको अगर किसी का माइंड तेज हो, मैथमेटिकली स्ट्रांग हो, तो वो डायरेक्ट बताएगा कि 1.44 का मतलब है कि 0.44 इजाफा हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 0.44, तो ये ऑफ कोर्स कितना है 44%। कैसे, ये आप अगर इसको हटाएंगे तो ये बनेगा 44/100, ये वाला डेसिमल हटा के, और 1/100 को हम बोलते हैं परसेंट। और कोई अगर वीक हो तो मैथमेटिकली, तो वो ज़रा काइनेटिक एनर्जी का आप कोई वैल्यू दे, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल का जो भी आप वैल्यू देंगे, इनिशियल काइनेटिक आप 1 दें, 1 हमेशा आपको आसान पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1.44 इंटू 1, 1.44 जूल। इजाफा कितना हुआ, इंक्रीज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे शायद ये पेर नजर नहीं आएगा, इंक्रीज इसमें कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीज इसमें हुआ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये आपका है 1.44 जूल माइनस 1 जूल, तो 0.44 जूल इज द इंक्रीज, जो कि आप डायरेक्ट भी मुझे बता सकते थे। ठीक है, लेट मी चेक, नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, ऑलमोस्ट बस नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक हो स्टूडेंट्स, तो इट वाज तो 44%, अगर मोमेंटम में 20% इंक्रीज हो तो काइनेटिक एनर्जी में 44% इंक्रीज होगा। Students, MCQ number 11, if kinetic energy of a body becomes 4 times of its initial value, then the new momentum, once again you should have a relation between kinetic energy and momentum। MCQ number 8 में आपने डेराइव का ये रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, इनिशियली कोई जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स है। यहाँ से आप वैल्यू देखें तो मोमेंटम की वो बात कर रहा है, ऑफ अ बॉडी, तो कोई बॉडी है तो मास विल बी सेम, जस्ट मोमेंटम इज चेंज, फाइनल मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 2m, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, फाइनल मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा स्टूडेंट्स अब आप जरा स्क्वायर रूट करेंगे, एक फाइनल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के बराबर ही आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ ये p² इज p,
तो becomes twice of its final momentum is 2 times of initial momentum. Option A. Students, MCQ number 12. Two bodies with kinetic energies in the ratio of 4:1. Kinetic energies are moving with equal linear momentum. Equal है linear momentum. The ratio of their masses. So once again momentum का जिक्र है, kinetic energy का जिक्र, ये relation है. तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये गिवन है 4:1. मास इसका वो बता रहा है बिकॉज मोमेंटम तो सेम है, तो यहां पे आप लगाएंगे p² बाई 2m1 और p² बाई 2m2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, P1 और P2 नहीं लिखेंगे आप बिकॉज ही हैज गिवन दैट इक्वल लीनियर मोमेंटम. ये ऊपर जाके क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये आप लिखेंगे p² बाई 2m1, ये बनेगा 2m2 डिवाइडेड बाई p² इज इक्वल टू 4/1. इसके साथ कैंसल, 2 कैंसल, तो m2 यानी मोमेंटम का, और ये उलट हो जाएगा. जो रेशो काइनेटिक एनर्जीज में है तो मासेस में वो उलट हो जाएगा. 4:1 यहाँ पे बनेगा 1:4. आपने देखा m1 ये तो m2/m1 है. आप रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो m1/m2 बनेगा 1/4. 1:4 m1:m2. ये इनिशियल और फाइनल की वो बात कर रहा है. ठीक है, MCQ नंबर 12. Okay students, MCQ number 13 and 14. 13, a body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो अगर आपको मोमेंटम और मास गिवन और डायरेक्ट आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से. ठीक है, अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. तो फॉर 10 सेकंड्स द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज. तो इंक्रीज मालूम करने के लिए आपको फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पता होने चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू, वहां से आप p² बाई 2m ये है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, मोमेंटम 10, वो mv तो मास और वेलोसिटी तो 10 ये आ जाएगा. ठीक है, और स्क्वायर है 100 डिवाइडेड बाई 10. काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है 10 जूल. अब फाइनल तो उसने आपको फोर्स और टाइम दिया है आपको. तो स्टूडेंट्स यू नो कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, आपको पता है कि अप्लाइड फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम या टोटल टाइम. चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उधर थ्योरी में. तो यहां पे आ जाएगा फोर्स इनटू जितने टाइम के लिए आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम. फोर्स यहां पे गिवन है 0.2 न्यूटन, और टाइम गिवन है स्टूडेंट्स 10 सेकंड. यह जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यह जाएगा 2. चेंज इन मोमेंटम 2 है, चेंज इन मोमेंटम 2 है. तो इसका मतलब है कि फाइनली मोमेंटम इज क्या, इनिशियली मोमेंटम 10 है तो फाइनली पीरियड 12 है. यानी चेंज इन मोमेंटम अगर 2 है तो मीन्स के फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 2 है. मीन्स उधर जाके ये प्लस प्लस होगा. तो इनिशियली 10 है, 10 + 2 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये है फाइनल मोमेंटम. और अगर फाइनल मोमेंटम आपको पता चला तो फिर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आप फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं. ये है 12² बाई 2 × 5 144. 12² डिवाइड बाई 10 14.4 जूल. ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल. तो ये है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो इजाफा कितना हुआ इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो 4.4 जूल. इट इज द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये आप इससे माइनस करेंगे. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इतनी, इनिशियली मेरे पास 10 रुपीज़ है, फाइनली 14 है. तो इजाफा कितना हुआ 4 इसमें चेंज है. यहाँ पे 14 - 10 = 4, 14.4 है ऑफ कोर्स. If force and displacement in the direction of force, displacement of force के डायरेक्शन सेम मीन्स एंगल इज थीटा, एंगल इज 0. तो एंगल अगर 0 हो तो फिर का 0 बराबर है 1 के, फोर्स बराबर है FD के. If force is double and displacement is doubled, then work would be. तो फोर्स अगर डबल हो जाए, डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो जाए तो यह जाएगा 4 FD. FD बराबर है तो इट विल बिकम 4 टाइम्स.
work would become 4 times. Students, it was discussion of MCQs of this chapter work in energy. अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एक तरह से हमारा हक है, हम बहुत मेहनत करते हैं. वीडियो बनाना ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, टाइम लगता है इस पर. मगर फिर भी आप अगर हमें इनकरेज करेंगे, जिस तरह आप शेयर करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें थोड़ा सा और भी हमें एनर्जी मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें. अल्लाह हाफिज़.